हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम अभी अपनी वीडियोस में एचआरएम को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। हमने अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टॉपिक सब्जेक्ट क्या है स्टार्ट किया है। सो उसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, राइट। कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, राइट। इन टूडेज पीरियड ऑफ टाइम व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एचआर प्लानिंग, right? So let's start. Human resource planning is critical for both employers as well as employees to prepare for the future, right? कि हम जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो टूडेज पीरियड ऑफ टाइम बहुत क्रिटिकल है फॉर बोथ एम्प्लॉयज एज वेल एज एम्प्लॉयर्स, राइट। बिकॉज हमने क्या करना होता है, प्लानिंग एचआर प्लानिंग करनी होती है, किसके लिए करनी होती है, फॉर द फ्यूचर। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्राइमरी पर्पस इज टू फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर, राइट। उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, वन सेक, उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि हमने अपने फ्यूचर को फोरकास्ट करना है। बेस्ड ऑन दोज फोरकास्ट इस्टेब्लिश प्रोग्राम्स टू अवॉइड प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज, राइट। कि उसी फोरकास्ट के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम्स को इस्टेब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इन अ नटशेल, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स सच एज व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर जॉब्स, राइट। कहते हैं वो प्रोसेस है, एचआर प्लानिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को एज वेल एज इंडिविजुअल की नीड्स को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि हमें जो अपनी हमारी फ्यूचर जॉब्स हैं उसके लिए कौन किस टाइप की स्किल्स हमें चाहिए एम्प्लॉयज़ में, वर्सेस फ्यूचर रिसोर्स कैपेबिलिटीज सच एज टाइप ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज़ यू करंटली हैव, and developing human resource policies and practices to address potential problems such as implementing training programs to avoid skill deficiencies, right। कि किस टाइप की स्किल्स आज के एम्प्लॉयज़ में हमारे पास प्रेजेंटली इन्वॉल्व हैं एम्प्लॉयज़ में, एंड फ्यूचर में जाके किस टाइप की स्किल्स हमें चाहिए होंगी। सो उसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा इन केस कि टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए सो दैट कि फ्यूचर में वो वाली स्किल्स उनके पास प्रेजेंट हो। दैट देयरफॉर ह्यूमन सोर्स प्लानिंग इज essential at every step in the organization. Human resource planning is a method of ensuring that the proper person is hired for the right job, right। कहते वो मेथड है जो इंश्योर करता है कि प्रॉपर पर्सन को हमने राइट जॉब ही प्लेस की है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन रनिंग एनी प्रोसेस इज टू डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन गोल दैट विल बी अटेन्ड थ्रू द प्रोसेस, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है कि अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को हम लोग किस तरह से अचीव करते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्लियर? नाउ व्हाट आर द स्टेप्स in human resource planning? First one is the most important step to analyze organizational objectives। कि हमें जब अपने organizational objectives को का पता होगा तभी हम उस डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्लियर? द फ्यूचर गोल्स इन एनी मैनी डोमेन्स सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एक्सपेंशन एंड सेल्स गिव्स अ सेंस ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन इन द कंपनी, राइट। कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्लियर होंगे तो हमें एक वे ऑफ डायरेक्शन मिलेगा कि हमने उस डायरेक्शन में मूव करना है। हमें एक सेंस ऑफ वर्क प्रोवाइड होगा कि हमने कौन सी किस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। क्लियर? सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? नेक्स्ट वन, प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, राइट। जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रेजेंट कितने हैं उनको एनालाइज करना। द प्रेजेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, देयर कैपेसिटी, परफॉर्मेंस, पोटेंशियल में ऑल बी असेस्ड यूजिंग द अपडेटेड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन स्टोरेज सिस्टम, राइट। कि जो हमारा इंफॉर्मेशन स्टोरेज सिस्टम है
उससे क्या हमें पता चलता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, कौन कौन सी उनके पास स्किल है, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी पोटेंशियल, ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। वेदर इंटरनल सोर्सेज जो कि पर्सोनल हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, एंड एक्सटर्नल सोर्सेज दैट इज कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस प्लेसमेंट एजेंसीज जिनको कि हम लोग बाहर की प्लेसमेंट एजेंसी से हायर करेंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्टिंग, कि हमें किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है एंड कहाँ से हमें वो चीज़ सप्लाई होगी। It is necessary to assess the human resources required for various positions based on their job profiles, right? कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमने जॉब प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग अपने ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को असेस करना, उनको एनालाइज करना। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज अवेलेबल टू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो असेस्ड, राइट। कि जो भी हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए उनको भी असेस किया जाए, उनको भी एनालाइज किया जाए। द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द जॉब स्पेसिफिकेशन ऑफ वन पर्टिकुलर पोजीशन शुड बी वेल अलाइंड एंड द पर्सन्स प्रोफाइल शुड बी सुटेबल फॉर इट। कि जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जॉब की पूरी प्रोफाइल, उसको पूरा डिस्क्रिप्शन एंड द जॉब स्पेसिफिकेशन कि क्या क्या क्वालिटीज़, कौन सी कैपेसिटी, कौन सी स्किल्स हमें चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली वेल अलाइंड होनी चाहिए, सो दैट कि हम जो पर्सन उसके लिए सुटेबल है उसको करेक्टली हायर किया जा सके, राइट। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग मैन पावर शॉर्टेजेस। मैन पावर शॉर्टेजेस को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। The surplus or deficit of human resources will be determined by comparing human resource demand and supply, right? कि अगर हमारे पास employees की surplus है और deficit है, वो कैसे determine होगा, by comparing human resource demand and supply. The number of people who will be employed is represented by the deficit, whereas the number of people who will be terminated is represented by the surplus, right? कि जिनको कि hire करना है वो कैसे पता चलेगा, कि अगर हमारे पास डेफिशिट होगा, राइट, कि हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे बट हमारे पास उतने अवेलेबल नहीं होंगे, एंड अगर हमने किसी पर्सन को जॉब से टर्मिनेट करना है वो कैसे पता चलेगा, अगर हमारे पास एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, इन सरप्लस। एम्प्लॉय एबिलिटीज़ कैन बी अपग्रेडेड बाय मेकिंग एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। कि एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज़ को कैसे अपग्रेड किया जाता है, कि हमें उसके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का एप्रोप्रिएट यूज़ करके, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रिएटिंग अ ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान। एक ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान को क्रिएट करना। ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान, द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी इज डिटरमाइंड बाय वेदर द कंपनी इज इन डेफिसिट और सरप्लस। एज ए रिजल्ट द प्लान में बी फॉर्मलाइज्ड फॉर न्यू रिक्रूटमेंट, उनको ट्रेनिंग चाहिए, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर करना है इन द इवेंट ऑफ अ डेफिसिट, और वॉलंटरी रिटायरमेंट प्लान्स एंड रीडिप्लॉयमेंट इन द इवेंट ऑफ अ सरप्लस, राइट। इन सब के लिए एक प्लान बनाया जाना चाहिए कि हमें कोई न्यू रिक्रूटमेंट चाहिए, उनको उनकी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र इन द इवेंट ऑफ अ डेफिसिट। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, हमें चाहिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो क्या किया जा सकता है, उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और वॉलंटरी रिटायरमेंट प्लान्स की अब जो जब 58 एज के हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनको रिटायरमेंट प्रोवाइड की जानी चाहिए। सो ऐसा एक हमें ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। नेक्स्ट आ जाता है फीडबैक कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। It mostly entails carrying out the human resource action plan. Human resources are assigned in accordance with the needs and inventories are updated over time, right? Human resources को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग असाइन किया जाएगा एंड उनको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाना चाहिए। द स्ट्रेटजी इज क्लोजली मोनिटर्ड इन ऑर्डर टू डिस्कवर एंड करेक्ट एनी फ्लॉज। इफ़ देयर आर एनी फ्लॉज, उनको करेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या करनी होगी, मेंटेन करनी होगी। टू एंश्योर प्रॉपर एक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द नीडेड नंबर ऑफ पर्सोनल फॉर वेरियस रोल्स, अ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन द ह्यूमन रिसोर्स प्लान एंड इट्स एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, राइट।
अगर हमने एक ह्यूमन रिसोर्स एक्शन प्लान बनाया है और उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में दोनों को कंपेयर किया जाना चाहिए कि दोनों में कितना डिफरेंस है, राइट। सो ये था हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, राइट। एंड इसके स्टेप्स की कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करने ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में टू इंश्योर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जॉब एनालिसिस। What is job analysis? What is the concept of job analysis and what are the components, right? Many HR services are built on the foundation of job analysis, right? Job analysis tells us about the basics of the job, including the behavioral expectations required to do these jobs, right? कहते हैं जॉब एनालिसिस हमें बताता है कि क्या क्या स्किल्स चाहिए एम्प्लॉयज़ में कि एक जॉब को फुलफिल करने के लिए, वेयर एज ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री टेल्स अस विच एम्प्लॉयज कैन डू व्हाट एंड वेयर। जबकि जो ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री है वो हमें क्या बताती है कि कौन सा एम्प्लॉय क्या जॉब कर सकता है और कहाँ पे जॉब कर सकता है, राइट। The practice of gathering information about a company's job is referred to as job analysis, right? कि कंपनी की जॉब्स के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी, उनको एनालाइज करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, जॉब एनालिसिस। इट इज़ अ फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल फेसेट्स ऑफ द जॉब. It gives details on the tasks that must be completed as well as the human factors that must be considered, right? ये हमें डिटेल बताता है कि कौन कौन से टास्क कंप्लीट होने चाहिए एंड उसके लिए किस टाइप ऑफ स्किल्स की ज़रूरत है. It is vital to comprehend these two terms. Now, what is job and what is in the meaning of analysis? What is job? Job is a group of tasks, responsibilities, and that are considered a regular assignment to an individual employee and are distinct from other assignments. The nature of jobs is that they are always changing, right? एक जॉब क्या होता है, ग्रुप ऑफ टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि एक रेगुलर असाइनमेंट प्रोवाइड की जाती है टू एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, राइट। तो ये जॉब जो भी नेचर होती है जॉब्स की वो क्या होती है, ऑलवेज चेंजिंग. एनालिसिस का मतलब, एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ऑल द रिक्वायर्ड एंड रेलिवेंट फेसेट्स अबाउट द जॉब, कि एक जॉब के रिलेटेड हमने उसके कितने भी जो रेलिवेंट और रिलेटेड फैक्ट्स होंगे उनको एनालाइज करना. दिस इज the meaning of analysis, right? Now, what are the components of job analysis? कि एक जॉब को एनालिसिस करने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन मीन्स कि पूरी रिटर्न समरी होनी चाहिए कि जॉब जो कि जॉब को डिस्क्राइब करे विद इन अ वर्ड टू वर्ड. A work description is a written summary of the purpose, task and the responsibilities of a certain position, right? कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, एक रिटन समरी होती है कि कौन कौन क्या जॉब का पर्पस है, क्या टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे, क्या एक पर्सन एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट, फॉर अ सर्टेन पोजीशन. It comprises the key aspects of the job. This information is required to determine the qualifications and attributes that a person must possess in order to execute the job effectively. Right? कि एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए एक पर्सन में कौन से क्वालिटीज, कैपेबिलिटीज, एट्रीब्यूट्स होने चाहिए. So this is what job description. According to M.W. Cumming, a job description is a broad statement of the purpose, scope, duties and responsibilities of a particular job, right? Now, what are the contents of job description? The nature of job description, paper is descriptive, right? जो नेचर है जॉब डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो वो क्या है कि हमने उसको एक पेपर पे डिस्क्राइब कर दिया कि कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क, एबिलिटीज चाहिए हमें. एंड इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ द जॉब कंटेंट्स. और उसमें क्या होता है, एक लिस्ट होती है जॉब कंटेंट्स में. फर्स्ट वन इज जॉब इंट्रोडक्शन, कि जॉब को इंट्रोड्यूस करना. जॉब टाइटल, लोकेशन, डिवीजन, डिपार्टमेंट, सेक्शन, प्लांट, ऑफिस, जॉब, इंपॉर्टेंट नंबर एंड सो ऑन. सो ये क्या आ गया, पूरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जॉब.
राइट, कि जॉब का टाइटल क्या है, लोकेशन क्या है, कौन सा डिवीजन है, कौन सा डिपार्टमेंट है, विच सेक्शन, विच प्लांट, राइट। नेक्स्ट वन इज जॉब समरी, the job holder's responsibilities, who reports to whom and the link between two organizations among other things। तो जॉब समरी क्या आ जाती है कि जॉब होल्डर के पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो किसको रिपोर्ट करेगा, राइट, और किसके ऑर्डर्स फॉलो करेगा, दो ऑर्गेनाइजेशन में लिंक, ये सब क्या आ जाता है, जॉब समरी। नेक्स्ट आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस की, डिफाइन द स्कोप ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ की, उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ को डिफाइन करना। रिलेशनशिप टू अदर जॉब्स की, दूसरी जॉब्स के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, नंबर ऑफ सुपरवाइज्ड एम्प्लॉयज़, राइट, कि उसके अंडर कितने एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज किया जाएगा। नेक्स्ट गिवन एंड रिसीव्ड सुपरविजन, कि उसको सुपरविजन कहाँ से रिसीव हो रहा है, पोजीशन इन द जॉब हायरार्की, जॉब हायरार्की में कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, द वर्किंग इन्वायरमेंट बताना, एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज लाइकलीहुड ऑफ एन एक्सीडेंट, कि अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसके लिए कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। सो दिस इज बेसिकली द जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक जॉब स्पेसिफिकेशन। A job specification outlines the basic credentials and traits that a person must possess in order to execute the job, कि क्या क्या उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, बेसिक क्रेडेंशियल्स क्या हैं, उसके ट्रेड्स क्या हैं, फिजिकल एंड मेंटली फिटनेस के लिए कितनी फिटनेस ज़रूरी है टू एग्जीक्यूट द जॉब। द जॉब स्पेसिफिकेशन आउटलाइंस द एट्रीब्यूट्स दैट आर रिक्वायर्ड ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोजीशन, राइट, कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स एक कैंडिडेट में होने चाहिए फॉर द जॉब। It specifies the educational qualification, experience, knowledge, abilities, attitude, among other things that are required to do the work successfully. So this is basically the job specification, right? Moving to next. The physical, personal, psychological and demographic characteristics required for the job are listed in the job specification, right? Now physical characteristics क्या होते हैं, कितनी वेट होना चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, आई साइट, फिजिक एंड हेल्थ, ये सब उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाउ पर्सनल ट्रेट्स, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, प्लीजेंट एटीट्यूड होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी हैं, इनिशिएटिव होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है हमारी साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, जजमेंट कैसी है, मेंटल हेल्थ कैसी होनी चाहिए, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, कि किसी इंसिडेंट के ऊपर उसकी क्या ओपिनियन निकल के आती है। सो दीज आर द बेसिकली साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, next is job design. What is the purpose of job design, what is job design, what is the concept behind the job design, and what are the various techniques to design a job. Now the term job design refers to the process of determining the contents of a job, right, कि वो process है जो determine करता है कि एक job में कि कौन कौन से contents हैं। It establishes the job duties and obligations, work techniques, and interactions between the job holder and his superiors, subordinates, and colleagues. Right? कहते हैं ये क्या इस्टेब्लिश करता है कि जॉब ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस क्या होनी चाहिए, वर्क टेक्निक्स कौन सी फॉलो करनी है, इंटरेक्शंस बिटवीन द जॉब होल्डर एंड हिज सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स एंड कलीग। दिस इज बेसिकली द जॉब डिज़ाइन। The following are some of the most essential job design strategies and techniques. First one is work simplification, second is job rotation, third one is job enrichment, and fourth one is job enlargement. Now, first one is work simplification. Work simplification, as the name suggests, to simplify the work into parts so that easily an employee can easily understand its task and responsibilities, right? The job is subdivided into little subparts and simplified using this strategy.
Then for each part of the job, a worker is allocated to repeat the identical task, right? कि jobs को सबसे पहले little सब parts में divide किया जाता है and उसके बाद हर एक job के part के लिए एक worker को allocate किया जाता है जो कि उस identical task को repeat करेगा, right? This allows the worker to improve his or her proficiency and fitness by performing the same task repeatedly, right? इससे क्या होगा, उसकी skills, उसकी proficiency, उसका experience बढ़ेगा कि वो same task को repeatedly कर रहा है. On the one hand, this boosts employees productivity and on the other earnings, right? एक तरफ तो क्या होगा, इससे employee का मोरल बूस्ट होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी एंड ऑन द अदर हैंड हमारी जो अर्निंग्स हैं वो भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी. बिकॉज वर्क को क्या है, अब हमने सिंप्लीफाई कर दिया इनटू सब पार्ट्स. पहले जो काम अगर एक एम्प्लॉई पूरा काम कर रहा था तो वो अगर 2 आवर्स में हो रहा था, अभी जब उसको जॉब को हमने सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो वो अब काम कैसे हो सकता है, विद इन आवर हो सकता है, विद इन हाफ एन आवर हो सकता है, राइट? Because just a minimal degree of skill is necessary to do these simplified jobs, the training costs are almost free, right? Training costs भी almost nil होती है. Workers on the one hand are bored by the repetitious nature of their employment. They have a habit of disappearing on a regular basis. So boredom can sometimes contribute to errors and mishaps. Overall, the quality and amount of work suffers. As a result, हम जॉब सिंप्लीफिकेशन से द ऑर्गेनाइजेशन में नॉट ऑलवेज रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ टास्क स्पेशलाइजेशन, राइट? कि वर्क सिंप्लीफिकेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बोर्डम, जो एम्प्लॉयज़ में बोर्डम, एक ही तरह का काम करके बोर्डम आ जाता है, उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट आ जाती है हमारी जॉब रोटेशन. जॉब रोटेशन मीन्स मूविंग द सेम एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, उसको रोटेशन प्रोवाइड करते रहना. जॉब रोटेशन इज वन आंसर टू बोर्डम एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन वर्क सिंप्लिसिटी. Position rotation refers to the movement of employees from one job to the next without a change in their duties, right? कि उनकी ड्यूटीज क्या है, सेम रहेंगी, बट उनको एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट किया जाएगा. When an employee rotates job, he or she does different jobs that are similar in nature, जो नेचर में सिमिलर होंगी बट डिफरेंट जॉब्स, राइट? The following are some of the benefits of job rotation. फर्स्ट वन, इससे क्या होगा, बोर्डम रिड्यूस होगा. इट ब्रॉडन्स द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़, की नॉलेज एंड स्किल्स जो एम्प्लॉयज़ की वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी. एम्प्लॉयज़ डेवलप स्किल्स इन मल्टीपल ऑक्यूपेशन रेदर देन जस्ट वन, राइट? कि मल्टीपल ऑक्यूपेशंस की स्किल्स उनमें डेवलप होंगी. नाउ जॉब रोटेशन ऑन द अदर हैंड हैज़ अ नंबर ऑफ ड्रॉबैक्स. Employees are frequently shifted between positions causing disruption in the work routine. कि अगर उनको फ्रीक्वेंटली शिफ्ट किया जाएगा उनकी पोजीशन से तो जो रूटीन वर्क होगा हमारा वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा. एम्प्लॉयज़ हु आर रोटेटेड फ्रॉम जॉब टू जॉब मेल फील एक्सक्लूडेड, राइट? कि अगर कहते हैं एक जॉब से दूसरे जॉब पे उनको रोटेट किया जाता है तो वो कैसा फील करते हैं, एक्सक्लूडेड फील करते हैं कि हम किसी जॉब पे परमानेंट नहीं है, राइट? कि हमें उनको फीलिंग ऐसे फीलिंग आती है कि जैसे लाइक उनको टेम्परेरी बेसिस पे हायर किया गया हो. एम्प्लॉयज सीकिंग मोर डिफ़िकल्ट जॉब्स में स्टिल बी फ्रस्ट्रेटेड. कि अगर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब पे उनको मतलब उनको डिफ़िकल्ट जॉब दी जाती है तो वो क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं. सो दीज आर बेसिकली सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ जॉब रोटेशन. क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारा जॉब एनलार्जमेंट. Adding more things to a task is called job enlargement. Job enlargement means कि अगर पर्सन के पास इतने टास्क हैं तो अब वो इतने टास्क कर रहा है तो इसको बोलते हैं जॉब एनलार्जमेंट, राइट? ये इस यहाँ पर उनकी जो जॉब है वो नहीं चेंज कर रही बट उसको टास्क ज़्यादा दिए जा रहे हैं. सो दिस इज बेसिकली द जॉब एनलार्जमेंट. इन अ जॉब दिस इज रेफर टू एज हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन. कि अगर हम कहें कि उनकी पोजीशन पहले
सॉरी, लाइक पहले सुपीरियर की थी, राइट, अब वो सुपरवाइजर पे आ रहा है, तो ये वाली एक्सपेंशन नहीं हो रही, दिस इज नॉट जॉब एनलार्जमेंट, दिस इज जॉब एनलार्जमेंट कि उनकी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हो रही है, कि अगर वो पहले 100 टास्क कर रहे थे, अब वो 110 टास्क प्रोवाइड कर रहे हैं. Job enlargement widens the scope of the job and provides the job holder with the range of jobs by adding new tasks to the job. A mail sorter's duty, for example, could be expanded to include physically delivering mail to other departments inside the firm. राइट, एक मेल सॉर्टर की ड्यूटी, फॉर एग्जांपल मेल सॉर्ट कर रहा है कि इस डिपार्टमेंट की उसने अलग निकालनी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अलग निकालनी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अलग निकालनी है. अगर उसको उसकी जॉब को एक्सपेंड किया जाए कि अब वो फिजिकली हर डिपार्टमेंट में मेल्स को डिलीवर भी करके आएगा इनसाइड द फर्म, तो ये क्या हो जाता है, जॉब एनलार्जमेंट की. उसकी ड्यूटी सेम है बट उसमें हम उसके टास्क को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया. By providing the employee with a greater diversity of activities, job expansion decreases boredom and monotony. As a result, it contributes to increased productivity and interest in work. According to a recent study, workers discovered benefits such as increased job satisfaction, उनका customer service improve हो रहा है, and fewer errors as a result of broadening their job scope. Right? Job expansion is supposed to alleviate monotony and increased employee satisfaction. In practice, however, the same cannot be said. Even कहते अगर जॉब को एक्सपेंड भी किया जाए, इट इज़ बिकम dull to the employee after a while, especially if the job was previously routine. राइट, कि कहते एक टाइम, थोड़े टाइम के लिए तो हम कह देते हैं कि जॉब एनलार्जमेंट से एम्प्लॉयज़ की बोर्डम क्या है, कम हो रही है, बट अगर यही टास्क उनको रिपीटेडली दिया जाए तो फिर क्या होता है, उनके लिए कोई स्पेशली मतलब डेली रूटीन एक्टिविटी बन जाती है, वो इसको कुछ स्पेशली ट्रीट नहीं करते. राइट, नेक्स्ट आ जाता है हमारा जॉब एनरिचमेंट. Job enrichment is another method for creating motivating work. The reasons for instilling job enrichment are several. Excessive job specialization has dehumanized employment by making worker ordinary, repetitive and devoid of any challenges. Right? कि अगर हम specialization की बात करें तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय का मोरल क्या होता है, बाय डूइंग द रेपिटेटिव टास्क क्या होता है, डाउन होता है. राइट, एज ए रिजल्ट human potential is not being completely utilized under such circumstances. Right, workers को frustration cause करता है and alienation from their occupations, कि वो क्या हो जाता है फिर ले ऑफ, टर्नओवर रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कि वो छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट को क्या करते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं. So, job enrichment entails incorporating stimulating features into the work environment. As a result, job enrichment is a vertical extension of a job by giving it more responsibilities and freedom. Right? यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वर्टिकल एक्सपैंड कर रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं. जॉब एनरिचमेंट अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक हर्सबर्ग is a sort of job development that gives a worker more challenge, a more comprehensive task, more responsibilities, more opportunities for growth and more chances to offer his thoughts. Right? इससे क्या होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, उनको नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, उनकी ग्रोथ होगी, वो अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस रख सकते हैं. सो ये क्या होता है, जॉब एनरिचमेंट. राइट, नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, recruitment is the process of identifying suitable candidates and motivating them to apply for a current or anticipated position. Right? कि हमने एक कहते हैं रिक्रूटमेंट क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग सुटेबल कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उनको मोटिवेट करते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें.
Selection, on the other hand, is the process of recruiting people from among the shortlisted candidates and placing them in positions inside the company. अगर हम सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन क्या हो जाता है कि जो हमने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है, जिनके रिज्यूमे हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, उनको क्या करना, हायर करना अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, स्किल्स. Getting a good job has become more difficult as the population has grown. Employers are looking for the best candidate for the job. They have been able to select the top talent due to a large number of workers, right? बिकॉज वर्कर्स क्या हो गए हैं आजकल की पॉपुलेशन में, बहुत ज़्यादा हो गए हैं. सो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे टैलेंट को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. The procedure for appointing an employee to a position is now extremely extensive. Recruitment and selection are two significant steps that you may have heard hundred of times. The majority of us consider them to be same thing. However, their meaning and behavior are different. According to Edwin B. Filippo, recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. Right? Recruitment वो process होता है जहाँ पे हम लोग prospective employees की हमें किस type की skills की ज़रूरत है एक particular job के लिए, उसको सर्च करना एंड उनको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करना. राइट? सो दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट. In the words of Daily Order, recruiting is the process to discover the sources of manpower, to meet the requirements of the staffing schedule, and to employ effective measures for attracting that manpower in adequate numbers to facilitate effective selection of an efficient working force. ये जो definitions हैं ये आप लोगों को ऐसे ही learn करनी ज़रूरी है. right? Now what are the steps? First one is हमने क्या करना है, human resource planning करनी है. After that we have to job analysis. उसके बाद करनी है recruitment, then selection and then placement. Clear? Now what are the sources of recruitment? नाउ कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं कि हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं. आफ्टर द रिक्रूटमेंट प्लान इज फाइनलाइज्ड which include the number and type of potential candidates जो कि हमें चाहिए that must be entitled to apply for the job. This necessitates the discovery of potential sources from these possibilities कि उस जॉब के लिए हमारे पास कौन से potential sources हैं जहाँ से हम लोग एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे. So there are many sources we can classified into internal and external sources. Now internal sources क्या होते हैं? इंटरनल सोर्सेज मीन जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर से ही मतलब इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हमें एम्प्लॉयज़ मिलते हैं. फर्स्ट वन इज़ प्रमोशन. प्रमोशन मीन्स कि अगर पर्सन कोई बॉटम लेवल पे है तो उसको क्या करना, मिडल पे ट्रांसफ़र कर देना, उसका प्रमोशन हो गया, या टॉप पे. राइट? सो ये क्या हो जाता है, प्रमोशन. The promotion policy is used as a motivation tool for employees who work hard and deliver strong results. Right? कहते हैं एक मोटिवेशनल टूल होता है एम्प्लॉयज़ के लिए कि जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमें अच्छे रिजल्ट्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. उनकी पे, पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ऑल इम्प्रूव एज a result of promotion. Right? The terms, conditions, rules and regulations must all be clearly established in order for the promotion policy to be implemented. Right? कि अब उसकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या क्या उसकी अथॉरिटीज़ होंगी. सो ये सब क्या होता है, क्लियरली मेंशन किया जाता है. नाउ व्हाट इज सेकंड आ जाती है हमारे पास रिटायरमेंट्स. In the event that qualified candidates for the position are not available, retired employees may be allowed an extension of service. Right? कि अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नहीं हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करते हैं, हायर करते हैं एज एन एक्सटेंशन ऑफ सर्विस. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रीवियस एम्प्लॉयज़. फॉर्मल एम्प्लॉयज़ हु डिड वेल ड्यूरिंग देयर टाइम विद द कंपनी मे बी रीहायर्ड एंड ग्रेटर कॉम्पेंसेशन एंड इंसेंटिव्स मे बी ऑफर्ड. राइट?
कि जो एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर चुके हैं उनको क्या किया जाता है, रीहायर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र, एम्प्लॉयज़ में बी ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर इफ वैकेंसी अराइज, राइट। एम्प्लॉयज़ का क्या किया जाता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनल एडवर्टीजमेंट। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ मे बी इंटरेस्टेड इन फाइलिंग द ओपन पोजीशंस, राइट। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, इनकेस कोई भी पोजीशन वैकेंसी हायर होती है तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इंटरेस्टेड होते हैं कि हम उसको फिलअप करें, राइट। They are familiar with the job specification and descriptions because they have worked for the company for a long time. So the advertisement is spread within the company for their benefit, informing the staff. कि इंटरनल एडवर्टीजमेंट की जाती है ताकि उनको क्या किया जाए, न्यूज़ प्रोवाइड की जाए और स्टाफ को इन्फॉर्म किया जाए सो दैट दे कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स, राइट। सो ये क्या थे बेसिकली द इंटरनल सोर्सेज। Now, what are the advantages for internal recruitment? Employees who are already on the job become more motivated, कि जो employees पहले ही काम कर रहे हैं, जॉब पे हैं, वो क्या होते हैं, ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। देयर इज़ अ कॉस्ट सेविंग बिकॉज द वैकेंसी डज नॉट नीड टू बी एडवर्टाइज्ड, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बच जाती है। एम्प्लॉयज़ बिकम मोर लॉयल टू द कंपनी एज ए रिजल्ट ऑफ इट। इसकी वजह से अगर एम्प्लॉयज़ को रीहायर किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, मोर लॉयल टुवर्ड्स द कंपनी। ट्रेनिंग कॉस्ट बच जाती है बिकॉज पर्सोनल आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द नेचर ऑफ द जॉब। ये क्या है, एक सेफ एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है, राइट। नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस also. Young people with modern technology skills and unique ideas are deprived of the opportunity, right। जो आजकल की यूथ है उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड उनके जो यूनिक आइडियाज़ हैं वो क्या हो जाते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाते। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस में नॉट बी एज गुड एज इट वंस वॉज, कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि स्टार्टिंग से होगी। इट लोअर्स एम्प्लॉयज़ मोरल व्हेन दे आर नॉट प्रमोटेड और सिलेक्टेड फॉर अ पोजीशन। फॉर एग्जांपल, दो एम्प्लॉयज़ ने जॉब के लिए अप्लाई किया था, एक को सिलेक्ट कर लिया तो दूसरे एम्प्लॉय का क्या होगा, मोरल डाउन हो जाएगा। फेवरेटिज्म मे बी एनकरेज्ड एज रिजल्ट ऑफ इट। फेवरेटिज्म मीन्स कि जो अच्छा एम्प्लॉय होगा, फेवरेट एम्प्लॉय होगा, उसको क्या होगा, उसके चांसेस हमेशा ज़्यादा होंगे। इट माइट नॉट ऑलवेज बी इन द ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ट इंटरेस्ट, right। So these are basically the some of the drawbacks of internal recruitment. Now, what are the external sources of recruitment? First one is press advertisement. This source provides a wide range of options for picking the best candidate for the job, right। प्रेस में एडवर्टीजमेंट करवानी। इट पब्लिसाइजेज अनफिल्ड पोजीशंस एंड मेक्स इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैंपस इंटरव्यूज। It is the most effective way of business to select individuals from a variety of educational institutes. Campus interviews means कि यूनिवर्सिटीज़ में कैंपस लगाए जाते हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है। It's simple and cost effective. Officials from the company personally visit various institutes and interview students who are qualified for the specific positions, right। कि जो कैंपस कंपनी के कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली इंटरव्यू करते हैं स्टूडेंट्स का, और जो स्टूडेंट्स कैपेबल होते हैं उनको क्या किया जाता है, हायर किया जाता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है प्लेसमेंट एजेंसीज। कि जो भी प्लेसमेंट एजेंसीज, उनके पास एडवर्टीजमेंट की जाती है और उनसे क्या कर सकते हैं, हम लोग हायर कर सकते हैं इन एक्सचेंज फॉर अ कमीशन। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। People register their personal information with government employment exchanges, so candidates are sent for interviews based on their organization needs and request. Next आ जाता है वॉक इन इंटरव्यू। कि न्यूज़पेपर वगैरह से देख के कंपनी schedule these interviews for a specified day and time and they are performed for the purpose of selection, right। Next आ जाता है ई रिक्रूटमेंट। Various electronic sites such as jobs.com, naukri.com, monster.com are available for candidates to upload their resumes and search for jobs, right।
नेक्स्ट आ जाता है कंपेटिटर्स. Human resource managers aim to persuade employees to work for a competitor by offering better terms and conditions of the employment, right? So these are the external sources of recruitment. Now what are the benefits? New talents are given chance of shine, right? Because a big number of candidates apply for the position, the best selection is feasible, right? If suitable person are not available, so it is preferred to recruit them from outside sources. कि अगर कोई suitable person people नहीं available है organization के पास, so हम क्या कर सकते हैं, बाहर से hire कर सकते हैं. Now there are some limitations also. Skilled and ambitious people are more likely to change jobs. जो skilled and ambitious people होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी jobs को जल्दी से जल्दी change करना चाहते हैं so that they can get higher wages, higher salary, right, higher positions. It creates a sense of unease among the candidates who are already in running, right? कि जो पहले से ही मतलब positions के पीछे भाग रहे हैं उनके लिए unease हो जाता है, वो competition feel करते हैं. इट रेजेज द एक्सपेंस, राइट? इससे क्या होता है, एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं सिंस न्यू कैंडिडेट्स मस्ट बी एडवर्टाइज्ड इन द प्रोसेस एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी होती हैं. सो इससे क्या होता है, कॉस्ट कंपनी की इंक्रीज हो जाती है, राइट? सो दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो. आई होप यू लाइक माई वीडियोज़. हम लोग कल की वीडियो में अपना सिलेक्शन टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, राइट? अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस. थैंक यू सो मच.